हेलो एवरीवन, वेलकम बैक आवर यूट्यूब एजुकेशनल चैनल। फ्रेंड्स, आज हम लोग बीटीबीसी बुक से क्लास 9 इकोनॉमिक्स का चैप्टर 5 जिसका नाम है कृषि खाद्यान्न सुरक्षा एवं गुणवत्ता, इस चैप्टर को हम लोग नोट्स के माध्यम से कंप्लीट करेंगे। क्योंकि जो भी इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, मैंने इस सारे इम्पॉर्टेंट टॉपिक को इस नोट्स में कंप्लीट कर लिया है और इस नोट्स के पीडीएफ के लिंक को भी हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है और वहाँ से आप डाउनलोड करके इसे पढ़ सकते हैं और याद भी कर सकते हैं। जब मेरा ये चैप्टर 5 नोट्स के साथ कंप्लीट हो जाएगा, उसके बाद हम लोग इसके क्वेश्चन आंसर को भी कंप्लीट करेंगे। और ये जो चैप्टर 5 है वो काफ़ी लंबा है, इसलिए हम इसके छोटे छोटे कई वीडियो बनाएंगे ताकि हमें भी कोई दिक्कत ना हो और आपको भी याद करने में ज़्यादा परेशानी ना हो। ठीक है, तो सबसे पहले हम समझेंगे कृषि होता क्या है। तो जैसा कि आप सभी को पता ही होगा कि जो कृषि जो होता है, जब हम भूमि को खोद कर अथवा जोत कर तथा बीज बोने के उपरांत जब हम किसी भूमि को खोदते हैं या जोतते हैं, उसके अंदर क्या करते हैं, बीज डालते हैं और बीज बोने के बाद वो जो व्यवस्थित रूप से उसमें क्या होता है, फसल निकलता है और फसल निकलने के बाद जो उत्पादन करने की प्रक्रिया को ही हम लोग कृषि या खेती कहते हैं। ठीक है, उसके बाद में सेकेंड जो हमारा टॉपिक है वो है खाद्यान्न। तो खाद्यान्न क्या होता है? खाद्यान्न को हम लोग इंग्लिश में सीरियल कहते हैं, यानी कि अनाज। अनाज के बारे में तो आप सभी को पता ही होगा कि जो खाद्यान्न में सभी अन्न सम्मिलित हैं जो खाने के काम आते हैं, यानी कि खाद्यान्न का मतलब हुआ कि खाने में प्रयुक्त होने वाले अन्न, जैसे हुआ गेहूँ, चावल, चना, मटर, ये सभी जो होते हैं वो खाद्यान्न के अंतर्गत आते हैं। तो हमें क्या करना है, इस चैप्टर में पढ़ना है खाद्यान्नों की सुरक्षा के बारे में और खाद्यान्नों की गुणवत्ता के बारे में हमें इस चैप्टर में पढ़ना है। ठीक है, तो हम इस चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। सबसे फर्स्ट इस चैप्टर को हम लोग नोट्स के साथ शुरू करते हैं। इस नोट्स को आपको याद करना होगा। प्रख्यात कृषि विशेषज्ञ एवं राष्ट्रीय किसान आयोग के अध्यक्ष कौन थे? तो प्रोफेसर M.A. स्वामीनाथन थे। ठीक है, तो प्रोफेसर M.A. स्वामीनाथन के शब्दों में तो हम देखते हैं कि जो ये इन्होंने क्या कहा था, तो कृषि एक मशीनी वस्तु नहीं बल्कि गांवों में रह रहे 80% लोगों की जीविका की गारंटी देने की रीढ़ है। कृषि भारत एवं बिहार के आर्थिक विकास का इंजन है। तो ये जो बात किसने कही थी? तो प्रोफेसर M.A. स्वामीनाथन ने ये बात कही थी। तो ये जो कोटेशन है आपको याद करना होगा, ये कभी कभी एग्जाम में पूछ दिए जाते हैं। ये कोटेशन आपको दे दिए जाएंगे और ऑप्शन में किसी और जो वैज्ञानिक विशेषज्ञ हैं उनके नाम दे दिए जाएंगे, तो आपको याद रखना होगा ये कोटेशन। तो इसका मतलब क्या है कि उनका कहना था कृषि जो है एक मशीनी वस्तु नहीं है। क्यों? क्योंकि ये जो है 80% लोगों को क्या करता है, रोजगार देता है, जीविका देता है और जो कृषि जो है वो भारत और बिहार के आर्थिक विकास का एक इंजन है। ठीक है, तो इस कोटेशन को आप लोग याद कर जाइएगा। उसके बाद में नेक्स्ट जो पॉइंट है वो है भारत एक कृषि प्रधान देश है जहाँ लगभग 64% से अधिक जनसंख्या आज भी कृषि पर ही आजीविका के लिए निर्भर है। तो भारत क्या है, एक कृषि प्रधान देश है, इसको याद करना होगा। और यहाँ लगभग 64% से अधिक जनसंख्या जो है भारत की आज भी कृषि के लिए आजीविका पर निर्भर है। तो इससे प्रश्न पूछा जा सकता है कि भारत के कितने प्रतिशत जनसंख्या कृषि पर आजीविका के लिए निर्भर है? तो ये 64%। तो 64% जो से भी अधिक जनसंख्या जो है आज भी कृषि पर आजीविका के लिए निर्भर है। उसके बाद में नेक्स्ट पॉइंट है कृषि बिहार के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता है। यह अर्थव्यवस्था के दूसरे क्षेत्रों को खाद्यान्न एवं कच्चे माल की आपूर्ति करता है। बिहार के विकास में किसका सबसे महत्वपूर्ण योगदान है? तो कृषि का। तो बिहार के विकास में कृषि का सबसे महत्वपूर्ण योगदान है, क्योंकि कृषि से ही बिहार को सबसे अधिक आर्थिक विकास होता है। ठीक है, और जो यह अर्थव्यवस्था के दूसरे क्षेत्रों को क्या देता है? खाद्यान्न। खाद्यान्न को हम अनाज भी कह सकते हैं, जैसा कि हमने आपको ऊपर भी बताया, जिसको इंग्लिश में हम सीरियल कहते हैं। ठीक है, तो अनाज एवं कच्चे माल की आपूर्ति यह अर्थव्यवस्था के दूसरे क्षेत्रों में भी यह करता है। उसके बाद में नेक्स्ट पॉइंट है जब कृषि उत्पादन बढ़ाता है तो राज्य की आय बढ़ती है तथा
प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि होती है। ठीक है, तो जब कृषि को उत्पादन बढ़ाता है तो क्या क्या होता है, तो राज्य की इनकम भी बढ़ती है। तो ये तो जाहिर सी बात है कि जहाँ कृषि के उत्पादन में बढ़ोतरी होगी, इसका कहने का मतलब है कि अगर कृषि के उत्पादन में बढ़ोतरी होगी तो वहाँ पे क्या होगा, राज्य की इनकम जो है खुद ब खुद बढ़ना शुरू हो जाएगा। और जैसे ही इनकम बढ़ेगी तो प्रति व्यक्ति आय में भी वृद्धि होने लगी। प्रति व्यक्ति आय का मतलब है कि प्रत्येक व्यक्ति की जो इनकम होती है, घर में प्रत्येक व्यक्ति की इनकम क्या होती है, धीरे धीरे बढ़ना शुरू हो जाता है। तो हम इसको इस प्रकार भी कह सकते हैं कि जब कृषि का उत्पादन बढ़ता है तो राज्य की क्या होती है, इनकम बढ़ती है और प्रति व्यक्ति आय में भी वृद्धि होती है। ये सब आप लोगों को याद करना होगा। कृषि एवं उद्योग दोनों ही अर्थव्यवस्था के आधार स्तंभ माने जाते हैं। तो ये भी ऑब्जेक्टिव में पूछा जा सकता है कि अर्थव्यवस्था के आधार स्तंभ कौन कौन है, तो कृषि एवं उद्योग ये दोनों ही अर्थव्यवस्था के आधार स्तंभ है। ठीक है, बिहार में कृषि का महत्व। इस टॉपिक को जानने से पहले थोड़ा हम बिहार में कृषि की स्थिति के बारे में जान लेते हैं। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि आर्थिक दृष्टि से जो भारत के सबसे पिछड़े राज्यों में जो बिहार है वो सबसे बड़ा राज्य है, क्योंकि यहाँ जो है कृषि ही प्रधान व्यवसाय है। जब हमारा बिहार जब विभाजित नहीं हुआ था, जब हमारे बिहार के साथ झारखंड था और जब झारखंड था उस समय यहाँ पे संगठित उद्योग भी था। यहाँ पे जो झारखंड था तो यहाँ पे कई उद्योग भी यहाँ पे स्थापित थे। लेकिन जैसे ही बिहार का बंटवारा हुआ, जब 2000 में झारखंड अलग हुआ, तो झारखंड के साथ साथ जो भी संगठित उद्योग थे वो झारखंड में चले गए और जो बिहार में जो बच गए थे वो या तो बंद हो गए या उनकी स्थिति क्या हो गई, दयनीय हो गई थी। अब बिहार के लिए एकमात्र सहारा क्या था, वो था कृषि। इसीलिए यही रीजन है कि कृषि ही बिहार की अर्थव्यवस्था का मुख्य स्रोत बन गया और यहाँ के जो भी लोग थे उनकी जीविका, आय और रोजगार क्या हो गया, कृषि पर ही निर्भर हो गया। ठीक है, इस पॉइंट को आप लोग समझ गए होंगे, क्योंकि जो भी उद्योग धंधे थे वो हमारे झारखंड में चले गए थे और जो उद्योग धंधे बच भी गए थे वो क्या हो गए, यहाँ पे बंद हो गए थे। अब हम लोग बिहार में कृषि के महत्व के बारे में देखेंगे। इसमें 5 पॉइंट दिए हुए हैं, इस 5 पॉइंटों को आप लोगों को याद कर जाना होगा। तो बिहार में कृषि का क्या क्या महत्व है, तो फर्स्ट है राज्य की आय में महत्वपूर्ण योगदान, यानी कि बिहार राज्य की आय में, इनकम में कृषि का सबसे महत्वपूर्ण योगदान है। दूसरा है रोजगार एवं आजीविका का प्रमुख साधन, यानी कि जो भी गरीब मजदूर हैं, जो अनपढ़ हैं, जिन्हें पढ़ने लिखने में दिक्कत होती है, उनकी रोजगार का मुख्य क्या है, कृषि है और उनकी आजीविका का भी प्रमुख साधन क्या है, वो कृषि है। तो ये 2 पॉइंट हो गए। अब तीसरा पॉइंट है औद्योगिक विकास में योगदान, यानी कि जो कृषि है वो औद्योगिक विकास में भी महत्वपूर्ण योगदान प्रदान करती है। और 4th नंबर में है सरकार की आय का साधन, यानी कि कृषि जो है सरकार की आय का भी एक साधन है। और योजना की सफलता का योगदान, यानी हमारी योजना है उसकी सफलता में कृषि का महत्वपूर्ण योगदान है। तो ये 5 जो पॉइंट दिए हुए, इस 5 पॉइंट को आप लोगों को याद कर जाना होगा। ठीक है, उसके बाद में नेक्स्ट जो टॉपिक है वो है बिहार में कृषि के पिछड़ेपन के कारण, यानी कि बिहार में कृषि आखिर पिछड़ा हुआ क्यों है, इसके क्या रीजन है, इसको हम लोग देख लेते हैं। तो फर्स्ट नंबर में है कृषि पर जनसंख्या का अत्यधिक भार, यानी कि सभी जो लोग थे वो कृषि पर अत्यधिक निर्भर हो गए, यानी कि जनसंख्या का सबसे ज़्यादा भार किस पे हो गया, कृषि पर हो गया। यही कारण है कि बिहार में कृषि क्या हुआ है, पिछड़ा हुआ है। उसके बाद में सेकेंड है भूमि का असमान वितरण, यानी कि किसी के पास ज़्यादा भूमि है, किसी के पास कम भूमि है, तो भूमि की असमान वितरण के कारण भी कृषि क्या है, पिछड़ा हुआ है। दूसरा नंबर में मानसून पर निर्भरता, यहाँ जो बिहार में जो कृषि है वो मानसून पर निर्भर है, यही रीजन है कि बिहार का कृषि पिछड़ा हुआ है। तीसरा नंबर में है बाढ़, अकाल तथा सूखे की विभीषिका, यानी कि जो हमारा बिहार है, बिहार के कई जिलों में बाढ़ आता है, अकाल पड़ती है तथा सूखा होता है, तो बारिश नहीं होती है। तो ये सब के कारण बाढ़ आ गया तो फसल नष्ट हो गए, अकाल पड़ गई तो भी फसल नष्ट हो गए, सूखा पड़ गया, ओले सब पड़ने लगे, ये सब भी कृषि के पिछड़ेपन के कारण है।
उसके बाद में आगे है खेती के पुराने और वैज्ञानिक तरीके एवं निम्न उत्पादकता, यानी कि खेती के भी जो भी तरीके हैं वो भी पुराने तरीके का प्रयोग करते हैं। यानी कि जो बिहार में जो है लोग ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं हैं, जिसके कारण वो जो पुराने तरीके को ही अपना रहे हैं। उन्होंने खेती के नए तरीके को अपनाना अभी तक नहीं सीखा है, जिसके कारण कृषि जो है पिछड़ा हुआ है और यहाँ की उत्पादकता क्या है, निम्न है। आगे है उन्नत खाद उन्नत बीज का अभाव, यानी कि बिहार में जो है उन्नत खाद का अभाव है, उन्नत बीज का अभाव है। ये सभी भी कृषि के पिछड़ेपन का महत्वपूर्ण कारण है। आगे है सिंचाई सुविधा का अभाव, यानी कि बिहार में सही तरीके से कृषि में सिंचाई नहीं हो पाती है, जिसके कारण कृषि जो है पिछड़ा हुआ है। पूंजी की कमी, यानी कि यहाँ पे बहुत व्यक्तियों के पास पूंजी की कमी होती है। सभी जो गरीब हैं उनके पास पूंजी का अभाव होता है, जिसके कारण वो सही तरीके से वो खेती नहीं कर पाते हैं, क्योंकि खेती करने के लिए उन्हें पूंजी की ज़रूरत होती है और पूंजी की कमी होने के कारण भी कृषि जो है पिछड़ा हुआ है। भूमि का विभाजन एवं अपखंडन, यानी कि बिहार की जो भूमि है वो काफ़ी विभाजित की हुई है, अलग अलग छोटे छोटे कई टुकड़ों में जो भूमि है वो बंटा हुआ है। ये भी भूमि कृषि के पिछड़ेपन का महत्वपूर्ण कारण है। और अशिक्षा, बिहार तो है शिक्षा के मामले में सबसे पिछड़ा हुआ राज्य है ही, तो ये भी सबसे महत्वपूर्ण कारण है बिहार में कृषि के पिछड़ेपन का। ठीक है, तो यहाँ पे 10 पॉइंट दिए हुए हैं बिहार में कृषि के पिछड़ेपन के कारण का, तो ये 10 पॉइंट को आप लोगों को याद करना होगा। ठीक है, उसके बाद में एक नोट है। नोट क्या है कि डॉक्टर क्लाउडसन के अनुसार, तो उनके अनुसार क्या था, तो भारत में पिछड़ी जातियाँ तो हैं ही, यहाँ पिछड़े हुए उद्योग भी हैं और दुर्भाग्यवश कृषि उनमें सबसे अधिक पिछड़ी हुई है। तो ये कोटेशन किसका कहना है, तो डॉक्टर क्लाउडसन का कोटेशन है, तो इस कोटेशन को आपको याद करना होगा। ये कोटेशन क्या है कि भारत में पिछड़ी जातियाँ तो है ही, यहाँ पिछड़े हुए उद्योग भी है, अतः दुर्भाग्यवश कृषि उनमें सबसे अधिक पिछड़ी हुई है। तो ये कोटेशन आप लोगों को याद कर जाइएगा। नेक्स्ट जो टॉपिक है वो है बिहार में कृषि के पिछड़ेपन को दूर करने के उपाय, यानी कि बिहार में कृषि के पिछड़ेपन को कैसे दूर किया जा सकता है, उसके उपाय यहाँ पे 5 जो उपाय दिए गए हैं, इस उपाय को हम लोग देखते हैं और आप लोगों को क्या करना होगा, इस 5 उपायों को आप लोगों को याद करना होगा। तो फर्स्ट नंबर में है जनसंख्या नियंत्रण, यानी कि अगर जनसंख्या पर नियंत्रण किया जाए तो बिहार में कृषि के पिछड़ेपन को दूर किया जा सकता है। सुनिश्चित सिंचाई व्यवस्था, यानी कि समय पे सिंचाई की व्यवस्था हो तो भी कृषि के पिछड़ेपन को दूर किया जा सकता है। बाढ़ नियंत्रण एवं बेहतर जल प्रबंधन, यानी कि यहाँ जो जहाँ जहाँ बाढ़ आता है, बिहार के कई जिलों में बाढ़ आता है, तो उस बाढ़ को नियंत्रित किया जाए और बेहतर जल व्यवस्था को बेहतर बनाया जाए। ठीक है, और उन्नत बेहतर कृषि तकनीक का प्रयोग, यानी कि कृषि के क्षेत्र में नई नई तकनीकों का अगर प्रयोग होगा तो कृषि का पिछड़ेपन जल्द ही दूर हो जाएगा। और कृषि में संस्थागत वित्त का अधिक प्रभाव, यानी कि कृषि में पूंजी की कमी को दूर किया जाए, उसमें पूंजी लगाया जाए, जिसके कारण कृषि के पिछड़ेपन को दूर किया जा सकता है। ठीक है, उसके बाद में जो आपका जो टॉपिक था वो था फसल के प्रकार, आपके बुक में दिया हुआ था। तो जो बीटीसी का बुक है उसमें फसल के प्रकार के बारे में दिया गया था, तो फसल के 2 प्रकार के बारे में वहाँ पे दिया गया था। तो पहला जो है वो है खाद्य फसल और दूसरा जो है वो है नकदी फसल। ठीक है, तो खाद्य फसल के अंतर्गत क्या क्या आता है, तो धान, गेहूँ, मक्का, जौ, महुआ, ज्वार, बाजरा, चना, अरहर और आदि। और नकदी फसल में आता है ईख, जूट, तिलहन, दलहन, मिर्च, आलू, प्याज आदि। यानी कि खाद्य फसल उसे कहते हैं जिन्हें किसानों द्वारा भोजन संबंधी आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु उपजाया जाता है, यानी कि धान को भी हम भोजन संबंधी आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु उपजाते हैं। और नकदी फसल का मतलब होता है जिसको हम इंग्लिश में कैश क्रॉप कहते हैं, नकदी फसल को कैश क्रॉप और खाद्य फसल को हम फूड क्रॉप कहते हैं। तो नकदी फसल का मतलब हुआ कि जिससे डायरेक्ट इनकम हो जाए, यानी कि जैसे हम ईख को खेत में ही बेचकर इससे इनकम प्राप्त कर सकते हैं, जूट को हम खेत में ही बेचकर इससे इनकम प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन धान को हम डायरेक्ट खेत से नहीं बेच सकते हैं। धान को भी बेच सकते हैं, इनकम प्राप्त कर सकते हैं, लेकिन धान को हम जब तक, तो धान में से चावल निकालने में जितनी भी परेशानियां होती है,
बहुत मेहनत लगता है। तो धान से जैसे ही चावल निकलेगा तो उसमें बहुत परेशानी हो गई, वो डायरेक्ट हम चावल नहीं निकाल सकते हैं, उसमें बहुत मेहनत लगा। गेहूं में भी है कि जब जब खेत में गेहूं होती है तो उससे गेहूं निकालने के लिए भी उसमें काफ़ी मेहनत लगती है। तो ये खाद्य फसल में आया। लेकिन ये ईख क्या है, ईख को हम डायरेक्ट खेत से बेच के ही उससे डायरेक्ट इनकम कमा सकते हैं। तो ये हो गया कैश क्रॉप यानी कि नकदी फसल। अब हम जो खाद्य फसल यहाँ पे दिया हुआ है, खाद्य फसल के जो प्रकार होते हैं उसको हम लोग देख लेते हैं। ठीक है, तो नकदी फसल में क्या आता है, तो नकदी फसल में आता है ईख, जूट, तिलहन, दलहन, मिर्च, आलू, प्याज आदि। ये सभी चीज़ों को हम डायरेक्ट खेत से भी बेच सकते हैं और डायरेक्ट हम इनकम प्राप्त कर सकते हैं। अब यहाँ पे जो है खाद्य फसल आप देख रहे हैं, खाद्य फसल के भी कई प्रकार होते हैं। तो खाद्य फसल के प्रकार कौन कौन है, तो भदई, खरीफ या अगहनी, तीसरा है रबी और चौथा है गर्मा। तो ये चारों फसल को हम लोग डिटेल्स में देख लेते हैं। और ये जो है फसलों के प्रकार में आपको याद करना होगा। नोट है, बिहार राज्य की मुख्य खाद्य फसल गेहूं और धान है। धान के उपयोगी उत्पादन को चावल कहते हैं। इसको याद कर जाइएगा कि धान के जो उपयोगी उत्पादन क्या है, धान के उपयोगी उत्पादन को क्या कहते हैं, तो चावल कहते हैं। और बिहार राज्य की मुख्य खाद्य फसल क्या है, तो गेहूं और धान। ये एग्जाम में पूछा जाता है, तो इसको अंडरलाइन कर देती हूँ मैं आप लोगों को याद करने के लिए। आप लोग याद कर जाइएगा इसको कि बिहार राज्य की मुख्य खाद्य फसल गेहूँ और धान है। तो फर्स्ट जो टॉपिक है वो है भदई, जो शीतकालीन फसल होती है और जिसको इंग्लिश में हम गुड हार्वेस्ट कहते हैं। ठीक है, तो फर्स्ट पॉइंट है भदई की फसलें मई जून में बोई जाती है। ठीक है, जो अगस्त सितंबर तक अर्थात हिंदी मास भादों में तैयार हो जाती है। मक्का, ज्वार, जूट एवं धान की कुछ विशिष्ट किस्में मुख्य फसल है। मानसून पूर्व की वर्षा पर आधारित भदई फसलों का उत्पादन पठारी प्रदेश की अपेक्षा बिहार के मैदानी भाग में अधिक होता है। तो भदई फसल के बारे में आपको इसको याद कर जाना होगा। और दूसरा नंबर में है खरीफ या अगहनी, जिसको शीतकालीन फसल भी कहा जाता है। क्यों, क्योंकि ये ठंड में होती है, इसी के लिए इसे शीतकालीन फसल भी कहा जाता है। तो खरीफ या अगहनी फसल में शीतकालीन धान प्रधान है, यानी कि ठंडे के दिन में क्या होता है, धान होता है। तो इसकी बुआई जून में की जाती है और हिंदी मास अगहन में यह तैयार हो जाता है। ठीक है, तो अगहन में क्या होता है, ये जो है जून में इसकी बुआई होती है और 10 दिसंबर में यानी कि कब अगहन में इसकी क्या होती है, तैयार हो जाता है यह। बिहार की कृषि में अगहनी फसल का सर्वोत्तम स्थान है। तो बिहार की कृषि में किस फसल का सर्वोत्तम स्थान है, तो अगहनी फसल। इसको आप अंडरलाइन कर लीजिएगा। ठीक है, अब हम लोग नेक्स्ट देखते हैं। थर्ड नंबर में है रबी फसल, यानी कि बसंतकालीन फसल भी रबी फसल को कहा जाता है। इसका फर्स्ट पॉइंट है, इसके अंतर्गत गेहूं, जौ, चना, खेसारी, मटर, मसूर, अरहर, सरसों आदि विभिन्न प्रकार की दलहन एवं तिलहन की फसलें सम्मिलित है। तो इसके अंतर्गत रबी फसल के अंतर्गत क्या क्या आता है, तो गेहूं आता है, जौ आता है, खेसारी आता है। ये सभी क्या है, बसंत काल में जब सरसों की खेती होती है उस समय ये सभी फसलें होती है। अक्टूबर नवंबर के महीने में फसलों की बुआई होती है। याद रखिएगा, जो रबी फसल की बुआई कहाँ होती है, तो अक्टूबर से नवंबर महीने में। और जब इसकी ये तैयार कब हो जाता है, तो मार्च में, यानी कि मार्च में क्या होता है, बसंत ऋतु होता है। कभी कभी बसंत ऋतु जो होता है वो फरवरी में भी हो जाता है, लेकिन ज़्यादातर मार्च में ही ये जो होता है गेहूँ ये सब जो होते हैं वो तैयार हो जाते हैं। राज्य की कुल कृषि भूमि के 1/3 भाग पर रबी की खेती की जाती है, यानी कि बिहार का जितना भी भूमि है उसके 1/3 भाग पर रबी की फसल की खेती की जाती है। ठीक है, उसके बाद में फोर्थ नंबर में है गर्मा यानी कि ग्रीष्मकालीन फसल। तो गर्मा को ग्रीष्मकालीन फसल भी कहा जाता है। तो इसका फर्स्ट पॉइंट है, राज्य में जहाँ भी सिंचाई की सुविधा उपलब्ध है अथवा नमी भूमि वाले क्षेत्र है वहाँ गर्मा फसलों की खेती होती है। ठीक है, तो जहाँ भी सिंचाई की सुविधा होती है वहाँ गर्मा की फसल रोपी जाती है। क्यों, क्योंकि गर्मा की फसल को रोपने के लिए नमी युक्त भूमि होना चाहिए।
गर्मा फसलों में हरी सब्जियों का विशेष स्थान है। तो ध्यान में रखिएगा कि हरी सब्जियां किस फसल में आता है, तो गर्मा फसल में। और इस ऋतु में विशेष किस्म के धान एवं मक्का की खेती की जाती है। तो गर्मा की फसल में एक विशेष किस्म का धान भी होता है और मक्का की भी खेती की जाती है। नेक्स्ट एक नोट है, बिहार के नालंदा जिले में तथा वैशाली एवं सारण के गंगा तट पर ही हरी सब्जियों की खेती की जाती है। तो इसको याद रखना है, हरी सब्जियों की खेती कहाँ कहाँ की जाती है, तो बिहार के नालंदा जिले में, वैशाली एवं सारण के गंगा तट पर, ये 3 जगहों पर बिहार में हरी सब्जियों की खेती की जाती है। और हाँ, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें तथा बेल आइकन पर प्रेस करना बिल्कुल ही ना भूलें। तो बने रहिए हमारे साथ, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। धन्यवाद।